हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पॉइंट पर, जिस पर हम CTET 2023 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आज का टॉपिक NCERT पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है, जिसमें हम कक्षा 4 के पर्यावरण का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इससे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आगे परीक्षा में बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, ताकि आपको आगे आने वाला वीडियो भी मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम आगे महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। कक्षा 4 पर्यावरण NCERT। पहला पॉइंट है, लकड़ी की बनी छोटी नाव को केरल में बल्लम कहते हैं। तो इससे प्रश्न ये बनता है कि केरल में बनी छोटी लकड़ी की नाव को क्या कहते हैं, तो उसे बल्लम कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। तीसरा पॉइंट है, जबकि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं बल्कि पंख होते हैं, वे अंडे देते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आपने कुत्ता देखा होगा, ये कुत्ता जो होता है वो बच्चों को जन्म देता है, तो उसका कान भी बाहर हमें दिखाई देता है और उसके शरीर पर बाल भी होते हैं। ठीक उसी तरह से चिड़िया जो होती है वो अंडे देती है और उसके शरीर पर बाल नहीं होते हैं बल्कि पंख होते हैं, और उसके कान भी जो होते हैं वो बाहर से नहीं दिखाई देते, बहुत छोटे होते हैं जो पंखों के नीचे ढके होते हैं। तो इस तरह के जो भी पक्षी या जानवर होते हैं वो या तो बच्चे देने वाले होते हैं या अंडे देने वाले होते हैं। चौथा टॉपिक है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ये एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। 3 महीने के हाथी का वजन 2 से 200 किलोग्राम तक होता है। तो इसमें हाथी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स दिए हुए हैं। एक बड़ा हाथी जो होता है वो एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है और यह दिन में मात्र 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। और 3 महीने के हाथी का वज़न जो होता है वो 200 ग्राम होता है। तो ये स्टेटमेंट के तौर पे पूछता है कि इनमें से क्या सही नहीं है। तो ये बाकी सभी पॉइंट सही होते हैं और इसके अलावा एक गलत पॉइंट होता है जो सही नहीं होता है। पांचवा पॉइंट है, परजीवी। वे जीव जो दूसरे बच्चों को मारे बिना उनसे पोषण प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं, जैसे जूं या किलनी। तो जूं या किलनी होती है जो दूसरे जीवों को नुकसान पहुंचाए बिना ही उनके शरीर पर अपना पोषण प्राप्त करती है। जैसे अगर जूं बाल में पड़ गए हैं तो वो अपना पोषण हमारे खून को पीकर प्राप्त करती है। वैसे ही सहजीवी एक जीव का एक प्रकार होता है जो यह प्राणी दो प्राणियों में पारस्परिक लाभजनक आंतरिक साझेदारी होती है। यह सहभागिता दो जंतुओं या पौधे और जंतुओं के पारस्परिक संबंध में होता है। इसमें बता रहा है कि दो प्राणी जो होते हैं वो एक दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए एक दूसरे के सहजीवी बन जाते हैं, यानी साथ साथ रहते हैं। जैसे भैंस के ऊपर बगुले का बैठना, तो जो बगुला होता है वो भैंस की पीठ पर बैठकर वो उसके शरीर पर जो भी कीड़े या जुएँ होते हैं वो उसको खाता है, तो वो एक तरह से उसको लाभ पहुंचाता है, क्योंकि अगर वो कीड़े और जुएँ नहीं खाएगा तो वो इसके शरीर से खून को पीकर अपना पोषण प्राप्त करेंगे। तो वो उन जुओं या कीड़ों को खाकर अपने शरीर को एक तरह से पोषण देता है और भैंस को लाभ पहुंचाता है। तो वह सहजीवी का संबंध वहाँ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान के बिश्नोई नामक लोग पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। तो राजस्थान में एक बिश्नोई जनजाति पाई जाती है जो पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं और उन्हें ही अपना सब कुछ जो भी उनका धरोहर है वो पेड़ और जानवर ही होते हैं। फिर सातवां पॉइंट, खेजड़ी। यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो परीक्षा में प्रश्न के रूप में हमें देखने को मिलता है। यह एक प्रकार का पेड़ है जो रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इसे अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। इस पेड़ की छाल से दवा भी बनती है जिसकी लकड़ी में कीड़े कभी नहीं लगते। इस पेड़ की फली की सब्जियां भी बनाई जाती हैं। तो खेजड़ी का जो पेड़ होता है यह केवल रेगिस्तानी इलाकों में ही पाया जाता है। ये हमारे इलाकों में नहीं पाया जाता, जो मैदानी क्षेत्र है केवल रेगिस्तान वाले ही क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे हमारा राजस्थान का इलाका जो है। इसे
अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ये जो पेड़ है, ये इसको पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये अपने आप ही रेगिस्तानी इलाकों में पैदा होता है। इस पेड़ की छाल जो होती है वो दवाइयाँ बनाने के काम आती हैं, और इसकी लकड़ियों में कभी कीड़े नहीं लगते हैं, और इस पेड़ की फलियों की सब्जियाँ भी बनाई जाती हैं। 8वां है RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009। यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार देता है। जो राइट टू एजुकेशन है अधिनियम 2009, यह 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देता है। जो 1 से और 8 तक की बच्चे पढ़ाई करते हैं, ये उन्हें ही अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। 9वां पॉइंट है मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर होता है, क्योंकि यह समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। यह भी कक्षा 4 के ही पाठ्यक्रम से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि मधुमक्खियों को पालने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है। यह भी प्रश्न के रूप में कभी कभी देखने को मिला है। 10वां पॉइंट है भाषा और उनके राज्य, मतलब कौन सी भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है। तो यहाँ देखिए मलयालम, यह केरल और लक्षद्वीप राज्य में बोली जाती है। कोंकण जो गोवा में बोली जाती है, और मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, और गुजराती गुजरात दमन दीव और दादर नगर हवेली में बोली जाती है। कन्नड़ यह कर्नाटक में बोली जाती है। फिर नेक्स्ट है 11वां पाठ फुलवारी। फुलवारी पाठ में दिया हुआ है कि उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। यह भी प्रश्न टीटी में पूछ चुका है कि फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है। तो उसमें 4 राज्यों के ऑप्शन आते हैं, जिसमें एक उत्तराखंड भी होता है। तो आप इसे याद रखिएगा कि फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य को कहा जाता है। 12वां पॉइंट है मधुबनी चित्रकला। बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। त्योहारों और खुशियों के मौके पर वहाँ घर के दीवारों पर और आंगन में पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर उसमें नील हल्दी फूल पेड़ों के रंग इत्यादि इस्तेमाल में लाया जाता है। इन्हीं रंगों से जो इंसान जानवर पेड़ फूल पक्षी मछली व अन्य जीव जंतु बनाए जाते हैं, उसे ही मधुबनी चित्रकला कहते हैं। यानी हमारे बिहार राज्य में एक ज़िला है मधुबनी नाम से। यहाँ पर विभिन्न त्योहारों और खुशियों के मौक़ों पर एक चित्र बनाया जाता है। उसी चित्र का नाम मधुबनी कला है, जिसमें चावल को पीसकर उसका घोल बनाकर उसमें नील और हल्दी का रंग मिलाकर और कुछ फूल पत्तियों के भी रंग मिलाकर उसे जानवरों और मछलियों इंसानों पेड़ पौधों आदि का चित्र बनाया जाता है। उसे ही मधुबनी चित्रकला कहते हैं, और यह बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है, हमारे देश का एक चित्रकला है। 13वां पॉइंट है प्रमुख स्थान और वहाँ पर पाए जाने वाले घर। तो यहाँ एक तरफ स्थान दिया हुआ है और वहाँ पर किस तरह के घर बनाए जाते हैं वह बताया हुआ है। तो मनाली में पत्थर व लकड़ी के बने ढालू छत वाले घर होते हैं। मनाली में कैसा घर होता है? पत्थर व लकड़ी के बने ढालू छत वाले घर। राजस्थान मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। असम के खंभों पर बने ऊंचे उठे घर। लद्दाख पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। 14 राज्य और व्यंजन। कौन से राज्य में कौन से व्यंजन या वहाँ के किस फूल से कौन सा फूल सब्जियों के रूप में बनाया जाता है, वही इसमें बताया हुआ है। उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। केरल केले के फूलों की सब्जी। महाराष्ट्र सहजन के फूलों की पकौड़े। तो ये इम्पॉर्टेंट है, महाराष्ट्र वाला सहजन के फूलों के पकौड़े किस राज्य में बनाए जाते हैं, इस तरह का प्रश्न आता है। तो आप याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। 15वां टॉपिक है उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वो इत्र बनाने के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाके से ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र यानी गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। तो फूलों से क्या क्या बनाया जाता है? इत्र, गुलाब जल और केवड़ा। 17 है राज्य और उनके पड़ोसी राज्य, यानी यहाँ राज्य दिया है उनके पड़ोसी राज्य या फिर कुछ जिलों के नाम हैं। यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली है।
और उसके बाद से अन्य राज्य हैं उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और एकमात्र देश है नेपाल। तो उत्तर प्रदेश से कितने राज्य अपना सीमा साझा करते हैं? उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो कुल 7 राज्य हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं। 7 नहीं, 8 राज्य हैं और एक देश है नेपाल। और वैसे ही दूसरा पॉइंट है केरल। केरल जो है वो कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी इत्यादि से अपनी सीमा साझा करता है। तो ये केरल को ही देवताओं का देश कहा जाता है। ये भी प्रश्न आता है कि देवताओं का देश किस राज्य को कहते हैं, तो वह केरल राज्य को कहते हैं। तीसरा पॉइंट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से अपनी सीमा साझा करता है। जम्मू कश्मीर, यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। 18वां है राज्य और वहाँ पाए जाने वाले पुल। असम में बांस से बना हुआ पुल पाया जाता है। लद्दाख, ट्राली या फिर लकड़ी से बना झूला। केरल, बल्लम जो लकड़ी से बनी हुई एक छोटी नाव होती है वह वहाँ पाया जाता है। राजस्थान, ऊँट गाड़ी। मैदानी क्षेत्र में बैलगाड़ी। उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। 19वां है हाथियों से संबंधित फिर से एक स्टेटमेंट है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही एक झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आप ज़रूर याद रखिएगा, इससे 1 या 2 स्टेटमेंट एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है। 20वां है बिश्नोई। राजस्थान में निवास करते हैं जो पेड़ों और जानवरों की रक्षा करने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो हमने पीछे भी पढ़ा था कि बिश्नोई नामक जो जनजाति है यह राजस्थान में निवास करती है और ये पेड़ों और जानवरों को अपनी धरोहर समझते हैं और वे इनकी रक्षा करते हैं। 21वां है चैप्टर 5, क्लास 4 का ही चैप्टर 5 है जो मधुमक्खियों से संबंधित है और इसमें और भी चींटियाँ और दीमक जैसे जो छोटे जीव हैं उनसे संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो देखिए, मधुमक्खी के अलावा चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं, यानी सिर्फ मधुमक्खियाँ ही नहीं, चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। और इसमें देखिए चींटियों के क्या क्या काम होते हैं। रानी चींटियाँ अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं। दीमक और ततैया भी इसी तरह समूह में रहते हैं। तो ये भी प्रश्न में पूछ चुका है कि जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है, सिपाही चींटी जो है वो बिल का ध्यान रखती है, और कुछ काम करने वाली चींटियाँ होती हैं जो रस को इकट्ठा करने का या भोजन की व्यवस्था करने का काम करती हैं। तो सबका अपना अलग अलग काम होता है। ठीक वैसे ही मधुमक्खी भी एक तरह से झुंड में रहती है और दीमक और ततैया भी झुंड या समूह में रहते हैं। 22वां है ओमना का सफ़र। ओमना का सफ़र एक लंबा चैप्टर है जो 6, 7 और 8 3 पार्ट में दिया हुआ है और इसमें एक ओमना नाम की लड़की रहती है जो अपनी नानी से मिलने केरल जा रही होती है। तो वह गांधी धाम से अपनी यात्रा शुरू करती है और केरल जाने तक बीच में जितने भी स्टेशन या जो भी राज्य मिलते हैं वो उन सब के बारे में अपनी एक डायरी में नोट करती है। तो उसी नोट्स से कुछ यहाँ पॉइंट उठाए गए हैं जो परीक्षा में प्रश्न के रूप में आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं ओमना का सफ़र। ओमना का सफ़र जो गांधी धाम के कक्ष से केरल तक की यात्रा में यहाँ पर बताया गया है। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तो वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पश्चिमी घाट के पर्वतों में पड़ेंगी। यानी जो ओमना है वो गांधी धाम यानी अहमदाबाद से और केरल तक की यात्रा करती है, जो पूरी तरह से पश्चिमी घाट यानी हमारे दक्षिण भारत का जो केरल कर्नाटक वाला जो राज्य है यह पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। तो वो ये सभी जो हैं ये पश्चिमी घाट के पर्वतों के बीच पड़ती हैं। 23वां पॉइंट है गांधी धाम अहमदाबाद और बलसाड़ गुजरात में है। तो गांधी धाम कहाँ है? मैंने बताया था अभी कि अहमदाबाद में है और बलसाड़ जो है ये गुजरात में पड़ता है। कोझिकोड केरल में पड़ता है। गुजरात के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली।
फिर 26वां है केरल के पड़ोसी राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, माहे और पांडिचेरी। 27वां तमिलनाडु के समीपवर्ती राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। 28वां मडगांव, यह गोवा राज्य का एक जिला है। मडगांव गोवा से केरल तक के रेल रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल आते हैं। तो ये प्रश्न भी आता है कि गोवा से और केरल तक की यात्रा के बीच में कितनी सुरंगें और कितने पुल पड़ते हैं। तो वहाँ पर 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ते हैं। 30वां पॉइंट है केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए फेरी या अन्य तरह की नाव का प्रयोग किया जाता है। तो फेरी किस राज्य में पाया जाता है, या फेरी जो है, ये जो जहाज़ है या ये जो नाव है, इसका उपयोग किस राज्य में किया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि इसका उपयोग केरल राज्य में किया जाता है। 31वां पॉइंट है मलयालम में बलियम्मा माँ की बड़ी बहन यानी मौसी को कहते हैं, और अमूम्मा जो है ये माँ की माँ यानी नानी को कहते हैं। तो मलयालम जो है ये केरल की भाषा है जिसमें बलियम्मा मौसी को और अमूम्मा नानी को कहते हैं। फिर देखिए चैप्टर 9, 4th क्लास का ही चैप्टर 9 है बदलते परिवार। तो परिवार जो है ये एक छोटी इकाई होती है जिसमें माता पिता और 2 बच्चे होते हैं। तो ये सही नहीं है। इसका उत्तर ये होगा कि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण ये नहीं किया जा सकता। और 33वां पॉइंट है बाल विवाह कानून बताता है कि लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। 34वां पॉइंट कर्णम मल्लेश्वरी, ये एक तरह का ये 10वां चैप्टर है जिसमें कर्णम मल्लेश्वरी जो एक वेट लिफ्टर हैं उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट दिए हुए हैं और ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। यह एक वेट लिफ्टर थी। जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं ये वेट लिफ्टर थी यानी भारोत्तोलक थी जो भार उठाने का काम करती थी, और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। इनके पिता हवलदार थे। 12 वर्ष की उम्र से ही वजन उठाने का अभ्यास कर रही थी। नेक्स्ट है कि अब वे एक प्रकार से एक बार में 130 किलोग्राम वज़न उठा सकती हैं। यानी जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं वो एक वेट लिफ्टर थी और ये एक बार में 130 किलोग्राम वज़न उठा सकती हैं। नेक्स्ट है इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? टोटल 29 मेडल जीते। इनकी 4 बहनें भी हैं जो एक भारोत्तोलक हैं, मतलब वो भी वेट लिफ्टर का ही काम सीख रही हैं। तो यहाँ देखिए 2016 में क्या इस पॉइंट से किस तरह के प्रश्न बने हुए हैं। पहला है कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं वो एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर हैं। बी, यह कर्नाटक की रहने वाली हैं। सी है उन्होंने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 ग्राम तक का भार उठा सकती हैं, 130 किलोग्राम का भार उठा सकती हैं। डी है जब वह 12 साल की थीं तभी से वह भार उठाने का अभ्यास कर रही हैं। निम्न में से कथन कौन से सही हैं? तो इसमें सही जो कथन है वह ए, सी और डी है। बी गलत है क्योंकि हमने पढ़ा है कि वह कर्नाटक नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। 14 पाठ नंबर 14 बसवा का खेत। बसवा का खेत ये एक पाठ का नाम है जिसमें प्याज की फसल के बारे में बताया हुआ है कि प्याज की फसल जो है वो उसके लिए किस तरह की मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो इसमें प्याज की फसल उगाने की तैयारी की जा रही है जो मिट्टी को नरम बनाने के लिए खूंटी का प्रयोग किया जा रहा है। यानी मिट्टी को नरम बनाने के लिए खूंटी का प्रयोग किया जाता है। और प्याज का जो फसल है वो कर्नाटक में जुलाई महीने में बोया जाता है। इलीगे प्याज को पौधे से अलग करने के लिए इलीगे नामक औजार का प्रयोग किया जाता है। कुरिंगे हल की तरह का एक औजार होता है। पाठ 16 चूचू करती आई चिड़िया। कलचीड़ी पक्षी को इंडियन रॉबिन के नाम से जाना जाता है। एक तरह से आप देखिए कि जो कलचीड़ी पक्षी होती है उसे इंडियन रॉबिन्स भी कहा जाता है। फिर यहाँ नीचे दिया हुआ है घोंसला। घोंसला जो है वो घास, नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सबसे
सबके मिश्रण से बनता है। जो घोंसला होता है, एक चिड़िया उसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की उपयोग करती है, तो उसमें देखिए घास होता है, नाजुक टहनियाँ होती हैं, जड़ें होती हैं, ऊन या बाल, रुई, इन सब का प्रयोग वो करके एक घोंसला बनाती है। CTET 2015 में पूछा है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती बल्कि वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडे के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। तो जो कोयल होती है वो बड़ी चालाक होती है। वह खुद तो अपने अंडे को नहीं सेती है, बल्कि वो कौवे के ही घोंसले में जाकर अपने अंडे दे देती है और अंडा उसे अपना ही कोयल जो है कौवा जो है वो कोयल के भी अंडे को अपना ही अंडा समझकर उसे सेता है, और जब उससे बच्चे बाहर निकलते हैं तो फिर वह कोयल के साथ उड़ जाते हैं। CTET 2014 में पूछा है कि कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। ये प्रश्न हमेशा आता है कि कौन सा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, तो वह कौवा है। फिर सितंबर में 2016 में पूछा है कि फाख्ता है वो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में अपना घोंसला बनाता है। फाख्ता जो एक पक्षी है, यह मेहंदी या फिर कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। गौरैया आमतौर पर घरों में कहीं भी घोंसला बना लेती है। जो गौरैया पक्षी जो है ये घरों में ही कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है। अक्सर हम देखते हैं कि अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में, इस जगह पर ये गौरैया पक्षी जो है ये अपना घोंसला बनाती है। कबूतर जो है ये पुराने मकान या खंडहरों में अपना घोंसला बनाता है। फिर बसंत गौरी जो है वो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं। जो बसंत गौरी है ये टुक टुक की आवाज़ करती है। पेड़ के तने में गहरा छेद करके उसमें अंडे रखते हैं। यानी जो बसंत गौरी पक्षी है यह कोई घोंसला नहीं बनाती है, बल्कि पेड़ के ही तने में अपना एक छेद करके उसमें अंडे देती है। फिर है दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया का जैसा नाम वैसा काम। वह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। यही है उसका घोंसला। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। जो शक्करखोरा होता है वह एक लटकता हुआ घोंसला बनाता है और इसी में वो अंडे देते हैं। घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, कई पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े इत्यादि शामिल होते हैं, और किसी किसी घोंसले में मकड़ी के जाले भी होते हैं। फिर है अगला, सभी नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर इन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसी में वह अंडे देती है। तो इसमें भी देखिए, जैसे एक नर चींटी होती है या नर मधुमक्खी, मादा मधुमक्खी होती है, वैसे ही इन पक्षियों में भी जो मादा बीवर होती है वह घोंसला नहीं बनाती है, बल्कि सिर्फ अंडे देने का काम करती है। जो उसको घोंसला पसंद आता है वह उसी में अंडे देती है, और नर बीवर जो होता है वह केवल घोंसले बनाने का काम करता है। पक्षी के कई दुश्मन होते हैं, जैसे मनुष्य और दूसरे जानवर। कौवे, गिलहरी, बिल्ली, चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। हर एक पक्षी की परीक्षा होती है। सभी शिकारियों से बचकर रहना, खाना खोजना, घोंसला बनाना, अंडे सेना और बच्चों को पालकर बड़ा करना। फिर नीचे दिया है बूझो और पहचानो। बूझो और पहचानो एक तरह का ये बुझौल है, जिसमें हमें बताना होता है कि लास्ट में यह किस तरह के जीव की बात कर रहा है। ये भी एक बार परीक्षा में बना था प्रश्न कि एक पक्षी जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीले ही नीला, तो यह कौन सा पक्षी होता है? यह मोर है। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। फिर है नेक्स्ट, गाय के आगे की दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। नेक्स्ट है, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। CTET
2015 में फरवरी की परीक्षा में पूछा था कि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने के कारण ही इनके दांत घिसते रहते हैं। मतलब जो गिलहरी होती है वह हमेशा कुछ ना कुछ काटती रहती है, तो उसके काटने का कारण जो होता है वो उसके दांत होते हैं। क्योंकि अगर वो कुछ काटेगी नहीं, कुछ कठोर चीज़ पर अपना दांत घिसेगी नहीं, तो उसके दांत हमेशा बड़े होते रहेंगे, जो बाद में उसके लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। इसी वजह से गिलहरी जो है वो कुछ ना कुछ काटती या अपने दांत को घिसती रहती है। तो इससे भी प्रश्न पूछता है कि वह कौन सा जीव है जो हमेशा अपने दांत से कुछ ना कुछ कुतरता या काटता रहता है। तो इसमें चूहा आंसर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर गिलहरी होगी। मनुष्य के दांतों के 4 प्रकार होते हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन से प्रकार होते हैं। कृंतक, रदनक और चवर्णक और अग्रचवर्णक। पाठ 17 नंदिता मुंबई से। देखिए हम इस वीडियो में हम कक्षा 4 के एनसीईआरटी पर्यावरण का आज हम पूरा पाठ खत्म कर लेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मुंबई जो है, ये नंदिता जो है वो मुंबई गई हुई है और वो बता रही है कि मुंबई कैसा शहर है। तो भीड़ भाड़ वाला शहर, सकरी गली के दोनों तरफ साथ साथ सटी झुग्गियाँ। मतलब वह मुंबई गई है और वहाँ पर वो जो देख रही है उसी के बारे में बता रही है कि बहुत सकरी गली है और दोनों तरफ से सटी सटी हुई झुग्गियाँ हैं, यानी झोपड़ियाँ हैं। गांव घर में वहीं बैठना, वहीं सोना और वहीं पकाना, वहीं नहाना। मतलब एक ही घर में सारा काम एक ही जगह करना। पानी भरने के लिए सुबह 4 बजे ही जाना पड़ता है। पानी के लिए झगड़े भी होते हैं। फिर वह लिफ्ट में जाती है और देखती है कि लिफ्ट से नीचे उतरते समय भारहीन का अनुभव होता है, जबकि ऊपर जाते समय अधिक भार का अनुभव होता है। फिर पाठ 18 पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। इसमें हम देखेंगे कि पानी की क्या क्या विशेषता है या इससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। गंदे पानी को पीने से दस्त और हैजा जैसी बीमारियां होती हैं। दूसरा पॉइंट है दस्त वाले व्यक्ति के लिए घोल। घोल जो होता है वो कैसे तैयार किया जाता है। 1 गिलास पीने का पानी उबाल कर ठंडा करें, उसमें 1 छोटा चम्मच शक्कर घोलें, चुटकी भर नमक डालें। उसका स्वाद हमारे आंसुओं के स्वाद से ज़्यादा नमकीन ना हो। जब भी दस्त हो इस घोल को पिलाते रहना चाहिए, साथ ही हल्का भोजन जरूर देते रहें। तीसरा पॉइंट है छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए। यानी ये दस्त वाले मरीज़ की बात कर रहा है कि अगर कोई दस्तग्रस्त हो गया है तो हम उसको किस तरह के घोल को बनाकर दे सकते हैं, और अगर वो छोटे बच्चे को अगर दस्त हो गया है तो वो उसको हमेशा माँ का दूध ही पिलाते रहें। फिर इसमें चौथा पॉइंट है बीमारी रोकने के लिए दवाइयाँ जो घरेलू भी हो सकती हैं लेनी चाहिए, फिर भी दस्त ना रुके तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। फिर है बच्चों ने उठाया पहला कदम। ये होलगुंडी गांव के बारे में बता रहा है जो केरल में पड़ता है। यहाँ पर कुछ बच्चों ने मिलकर एक टीम तैयार की और उन्होंने कुएं को कैसे साफ़ किया उसके बारे में बता रहा है। तो इसमें पहला पॉइंट है लोगों को पानी की कमी की आदत हो गई थी। दूसरा है बारिश के दिनों में ही कुओं में पानी, पिछले 3 साल में बारिश की कमी से सूखा पड़ा। मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो पिछले 3 साल से पानी की समस्या से जूझ रहे थे। चौथा पॉइंट मजबूरी में लोग शहर जाने लगे। यानी जब गांव में पानी की किल्लत होने लगी तो लोगों की मजबूरी बन गई कि वो इस गांव को छोड़कर बाहर शहर में जाकर बसें। पांचवा पॉइंट है गांव में बड़ों की पंचायत के साथ बच्चे भी थे। बच्चों की पंचायत का नाम भीमा संघ था। तो यहाँ बच्चों की जो पंचायत थी उसका नाम भीमा संघ था और उन बच्चों ने ही मिलकर वहाँ के कुएं की सफाई की थी, जिसमें फिर पानी इकट्ठा होने लगा। पाठ 19 जड़ों का जाल। हम इसमें कुछ पेड़ और उनकी जड़ों के बारे में पढ़ेंगे जिससे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं।
पहला है बरगद की जड़ें टहनियों से निकलती हैं। तो हमने बरगद का पेड़ देखा है जिसमें टहनियों से कुछ लटकता रहता है, तो वो जो लटकता रहता है वो उस पेड़ की जड़ें होती हैं जो पूरे ज़मीन तक जाकर सटती हैं। दूसरा है इसमें, और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। जो बरगद की जड़ें होती हैं जो टहनियों से होकर लटकती हैं, वे बढ़ते बढ़ते क्या है कि वो अंदर ज़मीन तक चली जाती हैं। ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ों को सहारा देती हैं। जो उसकी लटकती टहनियों से जो जड़ें निकलती हैं वो क्या करती हैं, ज़मीन के अंदर तक चली जाती हैं और फिर वो उस भारी बरगद के पेड़ को सहारा देने का काम करती हैं। चौथा पॉइंट है, दूसरे पेड़ों की तरह ज़मीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं। यानी जो बरगद का पेड़ होता है इसकी जड़ें तो टहनियों से भी लटकती हैं और उसकी अपनी जो एक पेड़ की जो जड़ है वो ज़मीन के अंदर भी होती है जिससे वो खड़ा रहता है। पाँचवा, किसी भी पेड़ की छटाई के लिए भी उस इलाके से संबंधित सरकारी दफ्तर में अनुमति लेनी पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि क्या तुम जानते हो, एक तरह का ये नीचे स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओक के बारे में। इससे प्रश्न बनता है कि ऑस्ट्रेलियन ओक जो है यह कहाँ पाया जाता है या इसकी क्या क्या विशेषता होती हैं। तो चलिए हम देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम रेगिस्तानी ओक है। ऊंचाई जो है, उस पेड़ की जो ऊंचाई है वो एक क्लासरूम की दीवार के इतनी होती है और इसकी पत्तियाँ बढ़ती ही कम है। मतलब इस पेड़ की जो पत्तियां हैं वो बहुत कम बढ़ती हैं या बहुत कम होती हैं। सेकंड पॉइंट है, इस पेड़ में पानी तने में जमा हो जाता है। तो ये पूछता है कि कौन सा ऐसा पेड़ है जिसमें उसका पानी उसके तने में इकट्ठा होता है, तो वह ऑस्ट्रेलियन ओक है। फिर है तीसरा पॉइंट, जिसे इलाके में रहने वाले लोग या वहाँ के जो यात्री होते हैं उस इलाके से गुजरने वाले, वे लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी को निकाल लेते हैं। इस पेड़ के लिए ज़मीन में इस तरह गहराई तक जो पहुँचती हैं, यानी इस पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के अंदर इतनी गहराई तक पहुँचती हैं कि जब तक पानी ना उनको मिल जाए। इस पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो तब तक गहराई के अंदर जाती हैं जहाँ तक उनको पानी ना मिल सके। पानी जब मिलता है तभी वो रुकती हैं, यानी वो इतनी गहराई तक पहुँच जाती हैं। और चौथा, इसमें क्लास 4th में ही 20वां पॉइंट है, मिलकर खाएं। यानी कुछ मिलकर खाएं जैसा पार्ट है जिसमें कुछ भोजन के बारे में बताया हुआ है। इसमें है पहला, बिहू का त्यौहार चावल की नई फसल काटने पर मनाया जाता है। यह बिहू का जो त्यौहार है ये असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है और यह कब मनाया जाता है, जब चावल की नई फसल की कटाई होती है। दूसरा है उरुका, बिहू से पहले ही शाम को कहते हैं। यानी उरुका जो है वो बिहू का त्यौहार मनाने के एक दिन पहले वाली जो शाम होती है उसे उरुका कहते हैं। तीसरा, बूरा और चेवा, चावलों की दो प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। इसे असम में खाया जाता है। बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। पांचवा, चेवा, चावल पकाने का तरीका, ताऊ कढ़ाई के आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे, फिर उस पर रखेंगे भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई, फिर उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर में चावल तैयार हो जाएगा। मध्याह्न भोजन, इसके बारे में हम देखते हैं कि 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता के रूप में शुरू किया गया। इसमें 3 किलोग्राम चावल और गेहूँ दिया जाता था। यानी इसके जो मिड डे मील है इसकी शुरुआत कब की गई थी, 15 अगस्त 1995 को। और इसके तहत उस समय भोजन स्कूलों में नहीं बनता था बल्कि कच्चा चावल और गेहूँ ही 3 किलोग्राम दिया जाता था। 2001 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से यह भोजन पका हुआ मध्याह्न योजना बन गया। प्राथमिक स्तर पर 12 ग्राम प्रोटीन और 7.5 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 700 कैलोरी और 2 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी जिस पर मैं टिक लगाई हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पाठ 21, खाना खिलाएं। खाना
कहाँ खिलाया जाता है, जैसे लंगर की व्यवस्था कहाँ होती है, गुरुद्वारे में। सिख धर्म में गुरुद्वारा होता है और ईसाई धर्म में चर्च। फिर 22वां पॉइंट जो है वो दुनिया मेरे घर में। इस तरह का पाठ है जिसमें कुछ खास नहीं था, बस मैंने पाठ का नाम लिख लिया है। पाठ 23 पोचमपल्ली। इससे प्रश्न बनता है कि पोचमपल्ली जो है वह किस राज्य से संबंधित है। तो पोचमपल्ली एक प्रकार का वस्त्र है जो केवल आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है। मुक्तापुर गांव पोचमपल्ली जिले में ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए यहाँ की बुनाई को पोचमपल्ली कहा जाता है। मुक्तापुर एक गांव है जो पोचमपल्ली में पड़ता है और आंध्र प्रदेश राज्य में, जहाँ पर जो है परिवार के सभी सदस्य बुनकर ही होते हैं, इसलिए यहाँ की बुनाई को पोचमपल्ली कहा जाता है। 24वां पाठ है पूरे देश की बात। मलयालम में चिटप्पन पिता का छोटा भाई होता है, यानी चाचा को चिटप्पन कहते हैं। और कुजम्मा जो है वो पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी चाची को कहते हैं। आबू धाबी की मुद्रा। आबू धाबी की मुद्रा जो है वो दिरहम है, जिसमें अरबी भाषा में कुछ लिखा होता है। तो दिरहम कहाँ की मुद्रा है? आबू धाबी की। इसमें अरबी भाषा में कुछ लिखा होता है। गर्मी की वजह से वहाँ के लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं और वहाँ पानी जो है वो पेट्रोल से ज़्यादा महंगा है, क्योंकि वहाँ पानी की किल्लत है और पेट्रोल वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पानी पेट्रोल से ज़्यादा महंगी होती है। पूरे शरीर और सिर भी ढका रहता है। वहाँ के जो लोग हैं वो एक तो वो सूती और ढीला ढाला कपड़ा पहनते हैं और उनका जो सिर होता है और शरीर होता है वो पूरी तरह से ढका रहता है। अधिकांश खजूर के पेड़ भी यहाँ पाए जाते हैं आबू धाबी में, और यहाँ की स्थानीय भाषा जो है वो अरबी है। पाठ 25 तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काला मिर्च आदि केरल में उगाए जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च इत्यादि किस राज्य में उगाए जाते हैं, तो वो केरल राज्य में। फिर 26वां पाठ है फौजी वहीदा। थन्ना मंडी गांव यह जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में पड़ता है। 27वां पॉइंट कोशिश हुई कामयाब। इसमें बताया है कि लद्दाख में अम्माले कहते हैं माँ को, और आवाले कहते हैं पिता को, मेमेले कहते हैं दादी को। लद्दाख यह उत्तरी भारत के जम्मू और कश्मीर प्रांत में एक धरातल है जो उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में स्थित है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हो सकता है कि ये पूछ दे कि लद्दाख कहाँ पड़ता है, और या फिर लद्दाख में अम्मा ले किसे कहते हैं, तो माँ को कहते हैं। आवा ले किसे कहते हैं, पिता को। और मेमे ले किसे कहते हैं, दादी को। और थन्ना मंडी किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में से जुड़ा हुआ है या किस राज्य में पाया जाता है, तो ये थन्ना मंडी जो है ये एक गाँव है जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। फिर है भरतनाट्यम। ये राष्ट्रीय नृत्य है जो तमिलनाडु से संबंधित है। लावड़ी पुणे यानी महाराष्ट्र में का प्रमुख नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक, और कथक जो है वो उत्तर भारत का लोक राष्ट्रीय नृत्य है। फिर हम देखते हैं कि कुछ प्रश्न किस तरह के प्रश्न परीक्षा में अब तक पूछे गए हैं। जो मैंने मधुबनी चित्रकला आपको पढ़ाया है उससे देखिए किस स्टेटमेंट के रूप में प्रश्न बने हुए हैं। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। इसमें 4 स्टेटमेंट हैं और इससे संबंधित कुछ नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से सही ऑप्शन का चयन करना है। ए है इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है। बी इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। सी है यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। डी मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो हम देख रहे हैं कि ए, बी और सी ये तीनों ऑप्शन सही हैं, बल्कि डी जो है ये गलत है, क्योंकि जो मधुबनी है, मधुबनी नामक जो ज़िला है ये राजस्थान नहीं बल्कि बिहार में है। तो डी ऑप्शन गलत है और आपका इसमें ऑप्शन चौथा सही है। फिर नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते व कुतरते रहते हैं। तो मैंने आपको पाठ में पढ़ाया कि गिलहरी जो है इसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, जिसके वजह से वो वस्तुओं को हमेशा काटती या कुतरती रहती है। तीसरा है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। इसमें हाथी से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। पहला है, हाथी गदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो हमने जाना कि जो हाथी होते हैं ये गंदे या पानी में खेलना ज़्यादा या उसमें समय बिताना ज़्यादा पसंद करते हैं, इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। दूसरा है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना पसंद या सोना पसंद करते हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हाथी जो है वो दिन में 2 से या 4 घंटे ही सोते हैं। तीसरा, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। तो ये सही है। चौथा, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो ये सही है। इसमें से आपका तीसरा स्टेटमेंट सही है, जिसमें बताया है कि पहला, तीसरा और चौथा ये स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। फिर रेगिस्तानी ओक के बारे में इसमें स्टेटमेंट में पूछा है, हमने पढ़ा है पाठ में कि यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये रेगिस्तानी ओक जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बी, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। और सी, इस पेड़ की जड़ें राजस्थान में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी न पहुंच जाए। मतलब इस पेड़ की यह विशेषता है कि इसकी जो जड़ें होती हैं वो पानी जब तक ज़मीन के अंदर उसको ना मिल जाए तब तक वो बढ़ती जाती हैं। फिर डी है, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो रेगिस्तानी ओक है इसमें एक प्रकार की विशेषता होती है कि यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नाम तो इसका रेगिस्तानी ओक है, लेकिन यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इसकी जड़ों की विशेषता यह है कि ये तब तक ज़मीन के अंदर जाती हैं जब तक कि इसे पानी ना मिल जाए। और इसके तने में पानी इकट्ठा होता रहता है, जिसे वहाँ के यात्री या वहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो निकालते हैं पतले पाइप के द्वारा। तो इसमें से सही स्टेटमेंट है आपका ए, सी और डी। तो ए, सी और डी आपका ऑप्शन 2 सही है। फिर है नेक्स्ट, आबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। हमने आबू धाबी के बारे में भी पढ़ा है। यह रेगिस्तानी इलाके में है। आबू धाबी जो है ये एक रेगिस्तानी इलाका है। आबू धाबी में पानी पेट्रोल से ज़्यादा महंगा है। तो ये भी सही है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। ये सही है। आबू धाबी की मुद्रा को दिनार कहते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है कि आबू धाबी की जो मुद्रा है उसे दिनार नहीं बल्कि दिरहम कहते हैं। तो हम यहाँ सही स्टेटमेंट चुनेंगे जो है ए, बी और सी। ए, बी और सी, इसमें ए, बी और सी नहीं दिया है। इसमें होगा स्थानीय भाषा, इसमें सी नहीं होगा, ए, डी और बी होगा। सी, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी नहीं है। और यहाँ दिनार या दिरहम इसे कहते हैं यहाँ की मुद्रा को। तो हम यहाँ का इसमें ए, डी और बी ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। तो ये सही है। बी, हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। ये गलत है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ये भी सही है। डी, एक झुंड में हथनियाँ और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। ये गलत है। तो इसमें ऑप्शन आपका ए और सी 2 ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन 3 बता रहा है ए और सी ये सही है। फिर है,
खेजड़ी वृक्ष की विशेषताएं बताई हुई हैं और इसमें से बताना है कि कौन कौन सा सही है। पहला इसमें है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, ये सही है। दूसरा, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है। तीसरा, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये भी सही है। चौथा, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और वहाँ के लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं, ये ऑप्शन गलत है कि यह जो चौथा इसकी विशेषता है वो रेगिस्तानी ओक की है, ना कि खेजड़ी वृक्ष की। तो हम इसमें ए, बी और सी यानी 3 ऑप्शन इसमें सही बताएंगे और हमारा ऑप्शन ए सही है। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कौन सा कथन सही है? हाथी अपना अधिकांश भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। दूसरा, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंटल होता है और वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। चौथा, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है। तो इसमें से आपका सही जो कथन है वो है बी। फिर है केरल के निकटवर्ती राज्य। यहाँ हमने पढ़ा था कि कौन से राज्य से कौन से राज्य अपनी सीमा बनाते हैं। तो केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से होंगे? केरल जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु यानी ऑप्शन 4 सही है, इससे अपनी सीमा बनाता है। केरल के निकटवर्ती राज्य हैं कर्नाटक और तमिलनाडु। फिर है रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक के बारे में फिर से यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है कि रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। फिर बी ऑप्शन है, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए, ये भी स्टेटमेंट सही है। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र होता है, ये भी सही है। यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए, बी और सी सही है। ऑप्शन चौथा ए, बी और सी, चौथा इसमें गलत है। डी गलत है, यह वृक्ष आबू धाबी में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। रेगिस्तानी ओक, फिर से इसी से संबंधित एक प्रश्न है कि रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती हैं। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो यह पेड़ जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो दोस्तों हम कुछ प्रश्नों को हल कर रहे हैं जो हमारे पढ़े हुए पाठों से संबंधित है। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा अवधि कौन सी होती है? तो हमने पढ़ा था कि बिहार के राज्य के जो लोग हैं वो मधुमक्खी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में पालते हैं क्योंकि यह मधुमक्खियों के अंडे देने का सबसे अच्छा समय होता है। फिर अंतिम प्रश्न है, नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव में आया हूँ। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो ये विशेषता बतानी है कि यह गांव कौन सा है, मतलब किस गांव की ये विशेषता है कि वह 10 से 12 फुट ऊंचे लकड़ी पर होते हैं, बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं और अंदर से भी ये लकड़ी के ही बने होते हैं। तो ये विशेषता असम राज्य की है। तो दोस्तों हमने देखा कि हमने कक्षा 4 के एनसीईआरटी की पुस्तक से के पाठ को आज हमने समाप्त कर लिया और आगे हम अगली वीडियो में कक्षा 5 के एनसीईआरटी की किताब को पढ़ेंगे और देखेंगे कि उससे किस किस तरह के प्रश्न बनते हैं। ये थोड़ी लंबी क्लास हो गई है, लेकिन हमने एक क्लास में कक्षा 4 के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को पढ़कर समाप्त कर लिया और अब हम आगे की कक्षा में कक्षा 5 के संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे और उससे संबंधित प्रश्न को हल करेंगे।
तो दोस्तों आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आगे की भी वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहे, और ताकि आपका परीक्षा अच्छे से हो जाए। और इससे संबंधित जो भी मैं प्रश्न आपको हल कराऊंगी वो भी मैं उसके आगे बनाने वाली वीडियो में दिखाऊंगी। तो उसके लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।